नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर विद अरुण में। आज हम क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट देखेंगे जिसका नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। चलो शुरुआत करते हैं। इसमें हम देखेंगे पहले इतिहास क्या है, इतिहास की परिभाषा देखेंगे पहले हम। मानव के बीते हुए कल की कहानी को इतिहास कहते हैं। मानव समाज में विभिन्न कालों में तरह तरह के बदलाव हुए हैं। इतिहास से हमें इन बदलावों का पता चलता है। इतिहास से हमें क्या पता चलता है? इतिहास से हमें पता चलता है कि बीते समय में लोग कहाँ रहते थे, किस तरह के पहनावे पहनते थे या कैसे पेशे करते थे। अब हम देखते हैं इतिहास का महत्व क्या है। इतिहास से हमें बीते हुए कल के राजाओं, साम्राज्यों और समाज के बारे में पता चलता है। इतिहास से हमें क्या पता चलता है? बीते हुए राजाओं, साम्राज्यों और समाज के बारे में पता चलता है। इतिहास से हमें यह भी पता चलता है कि भूतकाल में लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे और क्या पहनते थे। इतिहास हमें उन लोगों के पेशे के बारे में बतलाता है। अब हम आगे देखते हैं लोग कहाँ रहते थे। उत्तर पश्चिम में स्थित सुलेमान और किरथर पहाड़ियों पर। अभी हम आगे चर्चा करेंगे इन सब की, एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं। पूर्वोत्तर की गारो पहाड़ियों पर और मध्य भारत की विंध्य पहाड़ियों पर, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास, गंगा और सोन नदियों के किनारे व नर्मदा नदी के तट पर। आगे देखते हैं अब इन सभी के विस्तार से। सबसे पहले हम देखेंगे नर्मदा नदी के पास जो लोग रहते थे। कई हजार वर्षों तक लोग नर्मदा नदी के नज़दीक रहते थे। वे लोग शिकार करते थे या फिर कंद मूल फल इकट्ठा करते थे। ऐसे लोग किसी एक स्थान पर नहीं रहते थे बल्कि खानाबदोश या बंजारे थे। खानाबदोश उसे कहते हैं जो मौसम के अनुसार अपने स्थान बदल लें, यानी यहाँ खाना मिल रहा है तो यहाँ खाना समाप्त करने के बाद दूसरी जगह चले जाते थे। अब हम देखते हैं सुलेमान और किरथर पहाड़ियों पर लोग रहते थे। इन पहाड़ियों में लोग 8000 वर्ष लगभग पूर्व रहते थे। 8000 वर्ष पूर्व रहते थे। वे उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने खेती की शुरुआत की। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। खेती की शुरुआत कहाँ हुई? सुलेमान और किरथर पहाड़ियों पर। किन लोगों ने करी? जो सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के आसपास रहते थे। कब हुई? 8000 वर्ष पूर्व हुई खेती की शुरुआत। वे गेहूं तथा जौ की खेती करते थे। सबसे पहले उन्होंने गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाने की शुरुआत करी। ये लोग भेड़, बकरी तथा गाय बैल को पाला करते थे। ये लोग एक स्थायी जीवन जीते थे। हम जानते हैं जब एक जगह खेती होगी तो खेती उपजने में, फसल उपजने में टाइम लगता है, तो वो स्थायी जीवन जीते थे, यानी एक ही स्थान पर टिक कर रहते थे। इसी समय के आसपास गांव का निर्माण होने लगा था। अब हम देखते हैं गारो और विंध्य की पहाड़ियाँ। गारो की पहाड़ियों में रहने वाले लोग उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने धान की खेती शुरू की। विंध्याचल के उत्तर की तरफ भी धान की खेती होती थी। यानी धान की खेती कहाँ कहाँ होती थी? गारो की पहाड़ियों पर और विंध्याचल के उत्तर में धान की खेती के पहले साक्ष्य मिले हैं। अब हम देखते हैं सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास आरंभिक शहरों का विकास लगभग 4700 वर्ष पहले हुआ। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे नगरों का विकास कब हुआ?
आज से 4700 वर्ष पहले। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं गंगा तथा सोन के आसपास का क्षेत्र। गंगा नदी के किनारों पर शहरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पहले शुरू हुआ। कुछ शहर सोन जैसी सहायक नदियों के किनारे भी विकसित हुए। कुछ शहरों का विकास समुद्री तटों पर भी हुआ। यहाँ गंगा तथा सोन नदियों के बारे में बताया गया है कि नगरों का विकास कैसे हुआ। अब हम जानेंगे हमारे देश के कई नाम। कितने नाम हैं हमारे देश के? हमारे देश के कई नाम हैं, जैसे कि आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया और भी कई नाम हैं आदि। लेकिन आजकल इंडिया या फिर हिंदुस्तान और भारत प्रचलित हैं। अब हम सबसे पहले देखेंगे इंडिया। ईरान और ग्रीस के लोग भारत के उत्तर पश्चिम इलाकों में आया करते थे प्राचीन काल में, इसीलिए वे सिंधु इंडस नदी के बारे में जानने लगे। वे इस नदी को इंडोस या हिंदोस कहते थे। कौन लोग कहते थे? ईरानी या फिर ग्रीस लोग जो थे। आगे देखते हैं। इस तरह से सिंधु नदी के पूर्व की ओर पड़ने वाले इलाकों का नाम इंडिया पड़ा। इंडिया नाम कैसे पड़ा, ये बताया गया है इस पैराग्राफ में। अब हम देखते हैं भारत का नाम कैसे पड़ा। भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग में रहने वाले लोगों को भारत कहा जाता था, जिनका जिक्र ऋग्वेद में किया गया है। भारत का जिक्र किस वेद में किया गया है? ऋग्वेद में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए इस भूभाग का नाम भारत पड़ा। अब हम जानेंगे आगे। अब हम देखते हैं इतिहास के स्रोत क्या क्या है जिनसे हमें जानकारी मिलती है। पहला है पांडुलिपि, दूसरा है अभिलेख, तीसरा है सिक्के और चौथा है पुरातत्व स्थल। एक एक करके सभी को विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम पांडुलिपि। पांडुलिपि जिसे मैन्युस्क्रिप्ट कहा जाता है अंग्रेजी में। मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैनु से निकला है, जिसका अर्थ है हाथ से निकला है। ये पांडुलिपियां प्राय ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। इससे बेहतरीन पांडुलिपि का संदर्भ नहीं किया जा सकता। आगे देखते हैं पांडुलिपियों के बारे में। प्राय पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इनमें धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। ये पांडुलिपि के संदर्भ में एकदम सटीक परिभाषा बताई गई है, जो कि आपको कहीं भी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। अब हम देखते हैं अभिलेख। पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण लेख को अभिलेख कहते हैं। अभिलेख किसे कहते हैं? धातु अथवा पत्थर जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण लेख को अभिलेख कहते हैं। इन पर शासकों के आदेश। अभिलेखों पर क्या मिलता है? शासकों के आदेश, उनकी प्रशंसा, वंशावली, विजयों एवं कार्यों का विवरण अभिलेखों पर मिलता है। हम देखते हैं अब अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त लगभग 2250 वर्ष पुराना अशोक नामक शासक का अभिलेख मिला। इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामेइक नामक दो भिन्न भाषाओं में है।
यानी अफगानिस्तान के कंधार से जो अशोक नामक शासक का अभिलेख मिला है वो दो भिन्न भाषाएं कौन सी हैं? अरामेइक तथा यूनानी नामक दो भिन्न भाषाओं में लिखा गया है। अब आगे देखते हैं। किसी पांडुलिपि की तुलना में अभिलेख बहुत लंबे समय के लिए संरचित रह सकता है, क्योंकि अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण होते हैं। इसीलिए जबकि पांडुलिपि ताड़पत्रों पर लिखी जाती है, ऐसे अभिलेख अक्सर संस्कृत, प्राकृत या तमिल में लिखे गए थे। अब हम आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं सिक्कों के बारे में। सिक्के पर अक्सर उसे जारी करने वाले राजा की तस्वीर रहती थी, इसलिए सिक्के से हम उस जमाने के राजाओं के बारे में पता चलता है। सिक्के से उस समय के कारीगरों की महारत के बारे में भी पता चलता है। जाहिर सी बात है, बहुत कई लाख वर्ष पहले सिक्कों का प्रचलन आ गया, तो उस जमाने के कारीगर किस दृष्टिकोण से सिक्कों का निर्माण करते होंगे, इसके बारे में पता चलता है। सिक्कों की शुरुआत सबसे पहले प्राचीन ग्रीस में 600 ईसा पूर्व में हुई थी। यानी सिक्कों की शुरुआत कब से हुई थी? आज से 600 ईसा पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। अब हम देखते हैं पुरातत्व स्थल क्या है। जिस स्थान से ऐतिहासिक अवशेष मिलते हैं उसे पुरातत्व स्थल कहते हैं। जैसे भवन और स्मारक भी पुरातत्व स्थल की श्रेणी में आते हैं। ऐसे स्थानों से मिलने वाले पुरावशेष और अन्य वस्तुओं से बीते जमाने के बारे में प्रचुर जानकारी मिलती है। यहाँ पुरातत्व स्थल के बारे में बताया गया है। अब पुरातत्वविद किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। पुरावशेषों के अध्ययन के विशेषज्ञ को पुरातत्वविद कहते हैं। पुरातत्वविद किसे कहते हैं? पुरावशेषों के अध्ययन के विशेषज्ञ को पुरातत्वविद कहते हैं। अब हम जानेंगे तारीखों का क्या मतलब है। तारीखों की मदद से हमें घटनाओं को एक खास क्रम में रखने में सहूलियत होती है। इसलिए इतिहास का अध्ययन करते समय तारीखों का बहुत महत्व होता है। हम जानते हैं, इतिहास के बारे में चर्चा करते हुए तारीखों के लिए BC ईसा पूर्व और AD ईस्वी का इस्तेमाल होता है। AD का मतलब होता है एनो डोमिनी यानी ईश्वर के साल में, और BC का मतलब होता है ईसा से पहले। हम एक बार तारीखों का वर्णन करने के लिए एक डायग्राम बनाते हैं। यहाँ ईसा मसीह का जन्म होता है, ईसा मसीह का जन्म होता है। उससे पूर्व की तरफ जितनी भी तारीख को माना जाएगा उन्हें AD कहते हैं, और ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की तारीख को हम BC कहते हैं, बिफोर कॉमन एरा। यही हमारा लास्ट टॉपिक था आज के लिए। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके शेयर करें। थैंक यू।